मेरे प्यारे बच्चों, बेटा आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल साहित्य आप तक पर आप सबका स्वागत है। आज हम आप लोगों को गेस्ट पेपर उपलब्ध कराने जा रहे हैं प्रश्नोत्तरी वाला। और आप सबको बताएं कि जो ये बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसके अलावा लगभग 50 से 55 क्वेश्चन का जो पन्ना 50 से 55 क्वेश्चन को हम छांट करके निकाले हैं आप लोगों के लिए, जो पिछले 15 सालों में लगातार एक के बाद एक पूछे गए हैं। तो आज उसी पे हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि किस टॉपिक पे किस पाठ को आप लोग विशेष रूप से पढ़ करके रखिएगा, ताकि आपकी परीक्षा जो होने वाली है 4 दिन बाद वो आपके लिए आसान हो जाए। और एक चीज़ और करना है कि क्वेश्चन की संख्या के हिसाब से आप घबराइएगा मत, है ना, कि 50-55 क्वेश्चन। भाई टोटल 22 राइटर 22-23 लेखक हैं जिनको आपको पूरे सिलेबस में पढ़ना था। अगर आप राउंड फिगर सवालों को पकड़ेंगे तो हर पार्ट से अगर राउंड फिगर सवाल पकड़ा जाएगा तो लगभग 200 क्वेश्चन। तो 200 क्वेश्चन की बजाय अगर आपको 50 क्वेश्चन पढ़ करके आपकी परीक्षा सुचारू रूप से अच्छे से आप संपन्न हो जाती है, आप अच्छे से लिख करके आ जाते हैं, आपको नंबर अच्छा मिल जाता है, तो क्या परेशानी है। तो पिछले जो 15 सालों में महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए हैं लगातार, हम उस पर आपको बताएंगे आज। तो चलिए हम लोग बगैर किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जयशंकर प्रसाद, ये हिंदी इलेक्टिव का पेपर है, आप सबको पता है। आपके पहले ही पाठ जो काव्यखंड का हिस्सा है सिलेबस का, उसमें पहला नाम जिस लेखक का है वो छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का है। और जयशंकर प्रसाद की 2 कविताओं को आपको पढ़ना था, देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत। तो इस पाठ से हर वर्ष सवाल पूछा गया है और कहिए कि ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। और आगे जो 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर वाले उस सब में भी कुछ ना कुछ सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए आप, एक कार्नेलिया का गीत में भारत की किन विशेषताओं का वर्णन किया गया है, पहला सवाल। फिर पूछा गया कि देवसेना की हार या निराशा के कारणों पर विचार करें। उसके अलावा अभी एक सवाल कहीं और छूटा है, अभी हम आपको उसको बताते हैं। ये 2 सवाल हो गया। अभी पिछले वर्ष जैसे पूछा गया कि देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि कार्नेलिया का गीत चंद्रगुप्त नाटक से और देवसेना का गीत स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। इन दोनों सवालों पे आप लोग विचार करके जरूर रखिएगा। फिर अगले नंबर पर देखिए आते हैं उसी युग के छायावाद युग के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उनका गीत गाने दो मुझे कविता से सवाल है कि गीत गाने दो मुझे कविता दुख और निराशा से लड़ने की शक्ति देती है कैसे, ठीक है। फिर उन्हीं का देखिए यहाँ पर लिखे हैं, क्योंकि सब क्वेश्चन आगे पीछे तो एक साथ नहीं मिल पाया है ना। ये देखिए कि कवि ने अपनी पुत्री का तर्पण किस प्रकार किया है। तो ये जो निराला जी की पुत्री थी सरोज, उसके विषय में ये बात किया जा रहा है। और इस पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा गया था कि सरोज का निराला जी से क्या संबंध था। तो आप जानते रहिए पिता और पुत्री का। एक सवाल और पूछा गया था कि सरोज का पालन पोषण कहाँ हुआ था, तो सरोज के ननिहाल में हुआ था। तो यानी जयशंकर प्रसाद और निराला जी को आप इन सवालों पे विचार कर सकते हैं, इनको पढ़ लीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। आइए 3 सवाल हो गया, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब देखिए जो आपकी एक दूसरी किताब थी अंतरा वाली, उसमें जो पहला है मुंशी प्रेमचंद की कहानी है सूरदास की झोपड़ी। तो वहां से एक सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा था कि किस उपन्यास से लिया गया है, तो वो रंगभूमि उपन्यास से लिया गया है। और वो कहानी इतनी महत्वपूर्ण है कि एक भी वर्ष अछूता नहीं रहा कि जिस वर्ष उस सवाल को ना पूछा गया उस कहानी से। तो आइए देखिए किस किस तरह के सवाल पूछे गए हैं यहाँ पे, है ना। फिर अभी इसके बारे में हम बात करते हैं।
सूरदास के प्रति जगधर के मन में ईर्ष्या की भाव किस तरह और क्यों जगा। ये शायद हम यहाँ पे करके बोल दिए थे, तो क्षमा करिएगा, यहाँ से है ये सूरदास वाला। सूरदास के प्रति जगधर के मन में ईर्ष्या भाव किस तरह और क्यों जगा। अगला है सूरदास और मिठुआ की बातचीत से दोनों की किन विशेषताओं का प्रकाशन होता है। 2 सवाल। अगला देखिए, सूरदास की झोपड़ी में लगी आग के दृश्य का वर्णन करें। अगला सवाल, सूरदास अपनी आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता था। अगला सवाल, तो हम 100 लाख बार बनाएंगे इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र का विवेचन कीजिए। अगला सवाल, भैरव ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई। यानी इस तरीके हर एक वर्ष, अभी इसमें भी हम कई सवाल छोड़ दिए हैं इसलिए कि बार बार एक ही सवाल को लिखना उचित नहीं है। जैसे ये वाला, भैरव ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई, ये 2-3 साल पूछा जा चुका है एक ही सवाल को कई बार। तो इसलिए आप लोग इस कहानी को परीक्षा से पहले जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा, और जितने सवाल बनेंगे सब उसी कहानी से बनेंगे। हाँ, तो आप लोगों से एक बात ये कहना था बेटा कि क्वेश्चन को रटने की कोशिश मत करिएगा, है ना, समझने की कोशिश करिएगा और उसको समझ करके लिखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आप इन सारी कहानियों को, कविताओं को साल में एक बार तो जरूर पढ़े होंगे, है ना। तो इसलिए बस इस पे एक बार गंभीरता से विचार करना है, कहानी को दिमाग में सेव कर लेना, ताकि जो भी सवाल बने आप खटाक से लिख दें। सवाल के उत्तर को मत रटिएगा, कहानी को याद कर लीजिएगा, कहानी किस किस घटना पे कैसे कैसे घटित हुई है। कि सूरदास जो भैरव की पत्नी रहती है ना, उसका देखिए क्या नाम रहता है, सुभागी। जब भैरव मारता है सुभागी को, तो वो जा करके कहाँ छुपती है, फिर वहाँ से निकलती है सूरदास के घर से कहाँ जाती है, किसके बगीचे में, अमरूद के बगीचे में जाती है। और भी कितना पैसा रखा था, तो 500 रुपये के लगभग इकट्ठा करके रखा था। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं कि जो आपसे अलग अलग तरीके पूछे जा सकते हैं। तो सवालों के उत्तर को रटने की बजाय आप लोग कहानी को पढ़ करके दिमाग में बैठा लीजिएगा। कुछ भी सवाल बनाएगा आप लिख देंगे उत्तर खट से। आइए ये देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु की जो कहानी है संबदिया, उससे भी सवाल हमेशा पूछा जाता है। तो ये सवाल उसी से है कि बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोविंद क्यों नहीं सुना सका। ठीक है, फिर देखिए कि बड़ी बहुरिया अपने मायके संदेश क्यों भेजना चाहती थी। ये सवाल क्यों भेजना चाहती थी लगभग 2-3 साल पूछा गया है, गैप गैप करके दोनों सवाल, है ना, दोनों सवाल गैप कर करके कई बार पूछा गया है। फिर अगला है रामचंद्र शुक्ल, प्रेम घन की छाया स्मृति आपकी कहानी का जो सिलेबस है, पहली कहानी रामचंद्र शुक्ल ने अपने संस्मरण में अपने पिता की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। ये जो पहली कहानी है, कहानी के सिलेबस से वहीं से सवाल बना है। कहानी बहुत महत्वपूर्ण है, इसके लेखक भी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस कहानी को भी पढ़ लीजिएगा। और कहानी को पढ़ लेंगे तो जो भी सवाल बनेगा वो आपसे गलत नहीं होगा। चलिए, फिर यहाँ है कि आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किन्हें और क्यों कहा गया है। तोड़ो कविता अभी हम लोग बहुत जल्द पढ़े हैं कि तोड़ो कविता में क्या तोड़ने की प्रेरणा कवि ने दी है। ठीक है, तो ये कविता व्याख्या की दृष्टि से और प्रश्नोत्तरी की दृष्टि से, दोनों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को कवि ने ईमानदार क्यों कहा है। अब यहाँ पे देखिए जायसी जी को लेकर के है कि कवि जायसी ने 12 मासा में किस विषय की अभिव्यक्ति की है। तो आप सबको पता है कि प्रेमाश्रयी काव्यधारा के जो प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, उनका जो महाकाव्य है पद्मावत, उसी से ये लिया गया है। इसमें राजा रत्नसेन, रानी नागमती, रानी पद्मावती, इन तीनों को आधार बना करके ये लिखा गया है। आपके सिलेबस में जो जिनको पढ़ना है वो रानी नागमती के विषय में बहुत सारी बातें कही गई हैं और उन्हीं के विषय में ये उनके दुख को व्यक्त किया गया रानी नागमती के, तो इसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद है देखिए गांधी यासिर अराफात जो कहानी है, उससे सवाल है कि अराफात के आतिथ्य प्रेम से संबंधित घटना का वर्णन करें। लेखक का गांधी जी के साथ चलने का पहला अनुभव किस प्रकार रहा। फिर ये अंतिम सवाल नीचे लिखें कि रोगी बालक के प्रति गांधी जी के व्यवहार को वर्णित करें। यानी ये कहानी भी आपके लिए महत्वपूर्ण है।
तो जिन कहानियों से सवाल आया है, आप लोग सवाल रटने की बजाय कोशिश करिएगा कि एक बार कहानी को पढ़ करके दिमाग में बैठा लीजिएगा, ताकि कोई भी सवाल आपसे पूछे तो आप निश्चिंत होकर के उसका उत्तर लिख सकें। सवाल का उत्तर रटने से अच्छा है कि कहानी को ही हम पढ़ जाएं आराम से, शांत मन से। ये नहीं कि हड़बड़ी में पढ़ जाएं, जल्दबाजी में पढ़ेंगे तो काम नहीं करेगा। एकदम बिल्कुल शांत मन से दिमाग को रिलैक्स करके पढ़ लेना है। आया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम मेहनत तो किए। हारना गलत नहीं है, लेकिन ऐसे हार मान लेना गलत है। लड़ करके हारना गलत नहीं है। हम लड़ करके हारेंगे, आया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं, जो आएगा उसी को लिखेंगे। ठीक है, जब आप पढ़े रहेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा। तो ये इतने महत्वपूर्ण सवाल हैं, इनको आप लोग देख लीजिए, फिर हम इनको मिटा करके आगे के जो बचे हुए सवाल हैं उनको लिखते हैं। आइए हम लोग जो आगे के सवाल हैं उनको देखते हैं। तो चलिए बेटा, ये देखिए आगे के जो महत्वपूर्ण सवाल हैं इनको हम फिर से लिख दिए हैं, और आइए आप लोगों को थोड़ा सा इस पे गाइड कर देते हैं, फिर उसके बाद ख़त्म करते हैं इसको। देखिए अगला सवाल है कि कुटज किस प्रकार अपनी अपराजेय जीवन शक्ति की घोषणा करता है। ठीक है, उसके बाद इसी से एक सवाल छूट गया था जो नीचे लिखा हुआ था, तो हम यहाँ लिख दिए हैं कि कुटज क्या केवल जी रहा है। लेखक ने यह प्रश्न उठाकर किन मानवीय कमजोरियों पर टिप्पणी की है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है कुटज, बड़ा ही महत्वपूर्ण निबंध है। आपको एक सवाल इससे बता देते कि अगर पूछा जाए कि कुटज किसका प्रतीक है, तो 1 नंबर के सवाल में या 2 नंबर के सवाल में पूछ सकता है, तो आप बताइएगा कि कुटज अपराजेय जीवन शक्ति का प्रतीक है। यानी कुटज अपने बलबूते विषम परिस्थितियों में बिल्कुल हरा भरा है, जीवित है, पुष्प से लदा हुआ है, इसलिए यह अपराजेय जीवन शक्ति का उदाहरण या प्रतीक है। इससे 2 सवाल पूछे गए हैं, आप इनके उत्तर को दिमाग में बैठा लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। हो सकता है कि ये फिर से दोहरा दिया जाए। इसके बाद देखिए जो सवाल है, ये कहानी है, बताते हैं आपको। एक मालवा करके कहानी था, 1 सेकंड। जहाँ कोई वापसी नहीं, निर्मल वर्मा, 115। देखिए किस कहानी का है। ये आपके दूसरी किताब में है ना। हमारे पास सामने वो किताब नहीं है, क्षमा करिएगा, ये किताब हमारे सामने नहीं है। और अपना मालवा, ऐसे मालवा करके कुछ कहानी का नाम हमको याद नहीं आ रहा, क्षमा करिएगा, आप लोग देख लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या सवाल है कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने अपने गंदे पानी के नाले बना रही है। अगला सवाल, मालवा में जैसी बरसात पहले होती थी अब नहीं होती, इसके कारणों को स्पष्ट करिए। ठीक है, फिर अगला सवाल है कि अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसे गिरा करता था, उसके क्या कारण हैं। ठीक है, यानी 3 सवाल यहाँ से पूछा गया है। अपना मालवा खाऊ ऐसे क्या करके है, कहानी का नाम हड़बड़ी में याद नहीं आ रहा है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। जो दूसरी वाली किताब है, अपनी उजाड़ू सभ्यता, ऐसे क्या करके है। आइए अगला सवाल है बनारस कविता को लेकर के कि बनारस में बसंत का आगमन कैसे होता है और उसका क्या प्रभाव इस शहर पर
पड़ता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला सवाल है कि पूस के महीने में विरहणी की दशा कैसी होती है। तो आप सबको अभी जस्ट इसके पहले हम मलिक मोहम्मद जायसी के विषय में बताए थे, तो ये उसी से 12 मासा से लिया गया है। रानी नागमती को लेकर के सवाल किया गया कि पूस के महीने में उनकी दशा कैसी होती है। अगला सवाल है कि बिस्कोहर का माटी शीर्षक में लेखक ने किन किन फूलों फलों की चर्चा की है। तो ये आप जब उस कहानी को पढ़ेंगे तो पहले पेज में ही आपको, पहले और दूसरे पेज में बहुत सारे फूल और फलों का नाम मिल जाएगा, तो आप उसको छांट करके अलग कर लीजिएगा, ताकि अगर परीक्षा में ये सवाल दोहराया जाए तो आप क्या करिएगा, लिख सकिएगा। आइए, भरत राम के प्रेम से है कुछ सवाल कि राम के प्रति अपने श्रद्धा भाव को भरत किस प्रकार प्रकट करते हैं। ठीक है। फिर है कि राम के वन गमन के बाद उनकी वस्तुओं को देख करके माता कौशल्या कैसा अनुभव करती हैं, जैसे उनके बचपन के जूते चप्पल को और उनके तीर धनुष को देख करके क्या सोचती हैं, पथिक से क्या कहती हैं, और सांकेतिक रूप से जा करके आप पढ़े होंगे कि बात करते हैं कि उठ जाओ लल्ला, चलो तुम्हारे भाई तुम्हारे सखा बाहर इंतजार कर रहे हैं खेलने के लिए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं उस कविता में, है ना। फिर अगला देखिए, 3-4 सवाल एक साथ हैं, एक टाइप के, कि गर्मी और लू से बचने के उपायों का विवरण दीजिए, क्या आप भी इन उपायों से परिचित हैं। फूल केवल गंध नहीं देते हैं, दवा भी करते हैं, कैसे। तो आप कोई जरूरी नहीं कि किसी एक फूल का, वो गुलाब हो सकता है, गुड़हल हो सकता है, गेंदा हो सकता है, चमेली हो सकता है ना। जिस 1-2 फूल के विषय में आप लोग थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा कर लीजिएगा कि ये किस दवा के काम में आता है। अगर ये सवाल दोहराया जाता है ताकि आप अच्छे से लिख सकिए। पठित पाठ में लेखक ने गर्मी और लू से बचने के क्या उपाय बताए हैं। ठीक है। अगला सवाल है कि बालक द्वारा इनाम में लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस क्यों भरी। फिर देवी सरस्वती की उदारता का गुणगान क्यों नहीं किया जा सकता। ये आचार्य केशवदास की जो कविता है ना, रामचंद्र चंद्रिका जो प्रबंध काव्य है उसी से लिया गया है। आप इसका उत्तर देख लीजिएगा। फिर है कि ये घनानंद का है, सुजान को लेकर के, कि कवि ने चाहत चलन यो संदेशों ले सुजान को क्यों कहा है। घनानंद किससे प्रेम करते थे, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अज्ञेय का पूरा नाम बताइए। आप लोग याद रखिएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सत्य कविता में किस युग का वर्णन किया गया है। फिर अगला, इन्हीं अज्ञेय की जो कविता है, सागर और बूंद से कवि का क्या आशय है। तो सागर, देखिए, बूंद व्यक्ति का प्रतीक है, सागर समाज का प्रतीक है। बूंद व्यक्ति और सागर किसका, समाज का, ठीक है, प्रतीक है। कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद क्यों आई। ये इसके पहले जिसको हम बात किए, जिस कवि के विषय में, निराला जी के विषय में, वो ये उन्हीं की बातें हैं कि जब उनकी पुत्री सरोज विवाह के समय सज धज कर तैयार होती है तो बिल्कुल अपनी माँ की तरीके दिखाई दे रही थी, इसलिए उस समय निराला जी को अपनी पत्नी की याद आ जाती है ना। बाकी इसके विषय में थोड़ा सा और आप उत्तर डिटेल में पढ़ लीजिएगा। फिर अगला सवाल है ममता कालिया की कहानी, दूसरा देवदास, इसको अभी हाल ही में हम लोग पढ़े थे। संभव और पारो इसके पात्र हैं। इसका सवाल है कि मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी है, इधर बांधो उधर लग जाती है, कथन के आधार पर पारो की मनोदशा का वर्णन करें। तो बेटा ये महत्वपूर्ण इतने सारे सवाल हो गए। देखिए, आप लोगों को लग रहा होगा कि जब इतना सवाल आप लिखिए दिए तो गेस क्या हुआ। तो मेरा बच्चा, इसमें आप देखेंगे कि एक ही पाठ के, आप लोगों को बताऊं कि एक पाठ के आप देखेंगे कि कई सवाल दोहराए गए हैं और हम उन सब को लिखे हैं, ठीक ना। बस इसीलिए कि आप ये समझ जाइए कि कौन कौन सा पाठ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और आपको सब के उत्तर को रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझने की ज़रूरत है। आप क्योंकि पहले पढ़ चुके हैं तो इसलिए रटने की बजाय समझने पे और उसको लिखने पे ज़्यादा जोर दीजिएगा। और जहाँ 200 क्वेश्चन की अपेक्षा अगर आपको 50 क्वेश्चन से आपके सारे सवाल फंस जाएं, यानी कितने, 12 2 14 सवाल, 14 सवाल अगर फंस जाते हैं तो फिर क्या दिक्कत है। और आपको कल भी हम बताए थे लाइव क्लास में भी, और अभी भी बताते हैं बेटे, कि इससे 40 नंबर का आप लोगों को लिखने के लिए आएगा। कितने नंबर का, 40 नंबर का। तो 40 नंबर के सवाल को लिखने के लिए अगर 50 क्वेश्चन छोटा बड़ा मिला के हमको पढ़ना पड़े
तो कोई कठिन बात नहीं है, बाकी आप लोगों का विचार। तो ये हमारी मेहनत कैसी रही, अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा, और अपने मित्रों से और जिससे भी हो सकेगा चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए। आप लोग भी अगर नए होंगे तो कर लीजिएगा। बाकी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको इससे अलग आपसे कुछ ना पूछा जाए। आपका